जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सेटों में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। आपसे पूछा ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी C6H12O6। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जिसे शरीर की मुख्य ऊर्जा इकाई माना जाता है। इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है। या एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। बाकी जो ऑप्शन ए दिया है C2H6O जो दिया है यह एथेनॉल का सूत्र है। C2H4 जो है एथीन का सूत्र है। और C12H22O11 जो है या सुक्रोज यानी गन्ने की चीनी का सूत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा किसी चालक के एक बिंदु से 1 सेकंड में प्रभावित आवेश की मात्रा को दर्शाती है। इसका परिभाषा यह है, यह होता क्या है तो I बराबर Q/T होता है। Q/T होता है जहां I विद्युत धारा, Q आवेश, T समय होता है। 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित होता है। बाकी जो विकल्प दिया है कुलाम या विद्युत आवेश का मात्रक, ओम जो है या प्रतिरोध का मात्रक, वोल्ट जो है या विभवांतर का मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी। आपसे पूछा है कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दोहरी कुंडली संरचना का मॉडल 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किए। डीएनए संरचना के अगर मुख्य बिंदु आपको बताएं तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है या 2 न्यूक्लियोटाइड सीढ़ियों से बनी होती है। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस इसमें होते हैं। ये बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्लाज्मा। प्लाज्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो दो मुख्य भागों से बना है। प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो है रक्त का लगभग 55% हिस्सा बनाता है, जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर केवल 45% होते हैं। प्लाज्मा की जो संरचना होती है वह 90 से 92% पानी होती है और 7 से 8% जो होता है प्रोटीन होता है। शेष लवण, ग्लूकोज, हार्मोन, गैसें, अपशिष्ट पदार्थ आदि। इसका जो मुख्य कार्य है वह पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, शरीर के तापमान का नियमन और रक्तचाप का संतुलन बनाए रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी वह यंत्र है जो भूकंप के झटकों को दर्ज करता है और उनकी तीव्रता तथा परिणाम को मापता है। भूकंप मापन प्रणाली की बात करें तो रिएक्टर स्केल भूकंप की परिमाण मापने की प्रणाली है। मार्कली स्केल या भूकंप के प्रभाव को मापने की प्रणाली है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है और हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने का यंत्र है। पायरामीटर जो है अत्यधिक तापमान मापने का यंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहां बनता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहां बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगर-हैंस दीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में रक्त शर्करा
के स्तर को नियंत्रित करना। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है, ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। इससे कमी से कौन सा रोग होता है? इससे कमी से इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। आपसे पूछा है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनिक बंध पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक बंध। सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड है। इसमें बंध बनता है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाता है, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आयन क्लोरीन बनाता है। इस विपरीत अवस्थित आयनों के बीच उत्पन्न स्थिर विद्युत आकर्षण को ही आयनिक बंध कहा जाता है। यह बंध कठोर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मांसपेशियों में ऊर्जा किस यौगिक के रूप में संग्रहित रहती है। आपसे पूछा है कि मांसपेशियों में ऊर्जा किस यौगिक के रूप में संग्रहित रहती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP। ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ATP यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। यह यौगिक मांसपेशियों और अन्य सभी कोशिकाओं में ऊर्जा के संग्रहण और उपयोग के लिए उत्तरदायी है। एटीपी का कार्य क्या है? तो जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी टूटकर एडीपी यानी कि एडोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट बनाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विकिरण से मनुष्य की कौन सी कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है। आपसे पूछा है कि विकिरण से मनुष्य की कौन सी कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है, बताइए रेडिएशन से, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण उन ऊर्जावान कणों या तरंगों को कहते हैं जो परमाणु विकिरण या एक्सरे यानी गामा किरणें से निकलती है, एक्सरे या गामा किरणें से निकलती है या तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती। चूंकि रक्त कोशिकाएं लगातार बनती हैं और विभाजित होती रहती अस्थिमज्जा में, इसलिए वह विकिरण के प्रति सबसे संवेदनशील होते हैं। विकिरण के प्रभाव क्या है? तो रक्त कोशिकाओं की संख्या घटती है, एनीमिया, प्रतिरक्षा में कमी, अस्थिमज्जा को नुकसान, रक्त निर्माण रुक जाता है, त्वचा, जनन कोशिकाएं और दांतों की परत भी संवेदनशील होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। आपसे पूछा है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वाल्व होते हैं। मानव हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखते हैं और वापस लौटने से रोकते हैं। कौन कौन से? ट्राइकप्सिड वाल्व, ये दाएं एलिंद्र और दाएं नीले के बीच होता है, और पल्मोनरी वाल्व या दाएं नीले से फेफड़ों की धमनी की ओर होते हैं, और माइट्रल और या बाइकास्पिड वाल्व ये बाएं एलिंद्र और बाएं नीले के बीच होता है। एआर्टिक वाल्व या बाएं नीले से महाधमनी की ओर होता है। 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से? तो ट्राइकप्सिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल या बाइकप्सिड वाल्व और एआर्टिक वाल्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता। आपसे पूछा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर होता है। डीएनए के जो बेस होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन होता है, यूरासिल होता है। थाइमिन जहां पर यूरासिल होता है, बाकी गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। यानी आरएनए में थाइमिन के यहाँ पे यूरासिल पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा तत्व मानव शरीर में थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है। आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो गर्दन में स्थित होती है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से घेंगा और हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियां हो सकती है, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जिसे हम आयोडीन युक्त नमक कहते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। आपसे पूछा है कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कोबाल्ट 60। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन गामा किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसे रेडियोधर्मी कहा जाता है। यह विधि कैंसर की स्थानीय कोशिकाओं पर केंद्रित विकिरण द्वारा उपचार करती है जिसमें सामान्य ऊतक कम प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होते हैं। आपसे पूछा है कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षाओं में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कक्षाओं में। परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं या ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं। ये कक्षाएं ऊर्जा स्तर भी कहलाती हैं जैसे जिन्हें के एल एम एन आदि नाम दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण कौन सी गैस होती है। आपसे पूछा कि अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण कौन सी गैसें होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 और NO2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी ऑक्सीजन आदि के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे SO2 प्लस H2O मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। 2NO2 प्लस H2O जो बनाते हैं HNO3 प्लस HNO3 बनाते हैं यानी कि नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं जिसमें मिट्टी की उर्वरता घटती है। जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है जल स्रोतों का पीएच कम होता है। संगमरमर जैसी इमारतों का क्षरण होता है जैसे ताजमहल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एल्कोहल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा कि एल्कोहल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है, एल्कोहल को बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किण्वन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल विशेष रूप से एथिल एल्कोहल C2H5OH को किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में शर्करा या स्टार्च को ईस्ट की सहायता से तोड़ा जाता है। औद्योगिक रूप से अल्कोहल को किण्वन के बाद आसवन से शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि से। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पत्ती में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा कि पत्ती में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमाटा पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इनके खुलने बंद होने पर कई कारक प्रभाव डालते हैं। प्रकाश यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमाटा खुलते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्रवेश करे। तापमान उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है जिससे स्टोमाटा बंद भी हो सकता है। CO2 एकाग्रता पत्ती के अंदर CO2 का स्तर अधिक होने पर स्टोमाटा बंद हो जाता है और कम होने पर खुलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है साउंड वेव वह किस माध्यम में नहीं चल सकती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि तरंग साउंड वेव एक यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव है जिसे प्रसार यानी कि प्रोपगेशन के लिए कणों का माध्यम यानी कि मीडियम और पार्टिकल्स चाहिए। निर्वात वैक्यूम में कोई कण नहीं होते इसलिए ध्वनि वहां प्रसारित नहीं हो सकती। ध्वनि सबसे तेज ठोस में, फिर द्रव में, सबसे धीमी गैस में चलती है। ध्वनि की गति जो होती है वायु में 343 मीटर पर सेकंड, जल में 1500 मीटर पर सेकंड और लोहे में 5000 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि ध्वनि तरंग चल ही नहीं सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ATP का पूरा नाम क्या है। आपसे ATP का पूरा नाम क्या है अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ATP का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ATP यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। यह एडेनोसिन अणु और 3 फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। जब एक फास्फेट समूह टूटता है तो ATP से ADP प्लस PI तब ऊर्जा निकलती है जो जीवों के सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है जैसे मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका संदेश, सक्रिय परिवहन आदि में। ATP का संश्लेषण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 36 से 38 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आज का अंतिम प्रश्न, देखते हैं
क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? आपसे पूछा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों की एल्यूवोली में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु से रक्त में प्रवेश करती क्योंकि रक्त में इसकी मात्रा कम होती और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 रक्त से एल्यूवोली में निकल जाती क्योंकि रक्त में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह प्रक्रिया सांद्र प्रवणता के अनुसार स्वतः होती, इससे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपसे पूछा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।